हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाय विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का हिस्ट्री का टर्म 2 का क्वेश्चन नंबर 15 से 19 का वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह आपको 5 अंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को एक बार कर लिए तो टर्म 2 में आप 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह टर्म 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थात संथाल विद्रोह क्या है उस पर हमको टिप्पणी लिखना है, तो इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया, यह विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अर्थात यह विद्रोह 1855 से 1856 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। यहाँ पर कान्हू होगा। यह विद्रोह 1855 में प्रभावी हुआ तथा 1856 में इसका दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का मूल्य कारण अंग्रेजों द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। अर्थात अंग्रेज लोग शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, इसलिए यह विद्रोह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इसके बाद पॉइंट है संथालों ने जिस भूमि को साफ करके कृषि प्रारंभ की थी उस पर सरकार के द्वारा भारी कर लगाए जा रहे थे। साहूकार लोग बहुत उच्च दर पर ब्याज ना रहे थे तथा ऋण का भुगतान न किए जाने की परिस्थितियों में भूमि को ही अपने अधिकार में ले रहे थे तथा जमींदार लोग दामिन इलाकों में अपने नियंत्रण का दावा भी पेश करते थे। इस तरह से अर्थात साहूकारों लोग क्या किए, जो भूमि था उन्हें उस भूमि में कर लगाने लगे और कर नहीं देने पर उनके भूमि को अपने नियंत्रण में ले लेते थे। अर्थात वे भूमि के मालिक हो जाते थे, दामिन इलाके पर नियंत्रण उस पर करने लगते थे। इसका तीसरा का पॉइंट है 1850 के दशक तक संथाल लोग यह अनुभव करने लगे थे कि स्वयं के लिए एक आदर्श संसार की स्थापना करने हेतु यहाँ उनका स्वयं का शासन हो, जमींदारों हो, साहूकारों तथा ब्रिटिश के खिलाफ विरोध करने का वक्त अब निकालना होगा। अब वक्त आ गया है। इस तरह से उन लोगों ने हमें बताया कि 1850 के दशक में उन्होंने इन अनुभवों को देखा और अपने राष्ट्र को निर्माण के लिए, आदर्श राष्ट्र स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं को ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए युद्ध छेड़ दिया। अर्थात अब वे समझ गए कि अब हमें समय आ गया है उनसे लड़ने का, क्योंकि जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश के खिलाफ विरोध करने का वक्त अब आ गया है। हम उनको से जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक भी हमें चैन की सांसों नहीं लेने देंगे। अर्थात इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को बताया। अर्थात कब बताया, तो 1850 ईस्वी को, और 1850 से 1860। एक और बात बता रहा है यहाँ, सन 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल परगना को निर्मित कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का इलाका भागलपुर तथा वीरभूमि जिलों में से ले लिया गया। अर्थात इस तरह से उन्होंने क्या किया, संथाल विद्रोह
परगना को के पश्चात संथाल परगना को विरोध के लिए ऐसा काम किया। अर्थात कह सकते हैं कि यह संथाल विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह था। इसी से हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ कानूनी लड़ाई का माध्यम रहा। यह अंग्रेज़ों के शोषण अत्याचारों का विरोध का लड़ाई था। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अर्थात जो हमारा भारतीय संविधान है उसका प्रमुख विशेषता क्या है उसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या विशेषता है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारा संविधान अर्थात नियम कानून बनाया गया है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह कैसा संविधान है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? यह विश्व का सबसे बड़ी लिखित संविधान है। संविधान की विशेषताओं में से संविधान की प्रस्तावना भी इसकी विशेषता है। अर्थात इसका ऐसा प्रस्तावना है जो अपने आप विशेषता बताता है। इसके बाद है भारत का संविधान कठोर एवं लचीलापन संविधान है। अर्थात जो भारत का संविधान है कैसा है तो कठोर तथा लचीलापन है। माने कठोर भी के साथ साथ वह लचीलापन भी है। यह संविधान को बनाने के लिए बहुत संविधानों को मिलाकर अर्थात सभी देशों से संविधान को जांच परख कर इस संविधान का निर्माण करवाया। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलना। अर्थात हमारे संविधान में प्रथम में आ जाता है धर्मनिरपेक्ष अर्थात ऐसा धर्म जो सभी अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकता है। उसमें सभी धर्मों को एक समान माना गया। अर्थात सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे। अर्थात कोई भी सरकार रहे लेकिन उस धर्म का अच्छा से व्यवहार करेंगे। इसके बाद होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का अभिप्राय है कि न्यायपालिका पर सरकार और उसके कर्मचारियों का कोई दबाव नहीं रहेगा। अर्थात इस पर कोई दौर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। कोई जो भी आपको न्याय देना हो वो अपनी बदौलत ही देंगे। किसी के ज़बरदस्ती सरकार या कर्मचारियों के दबाव में वे न्याय नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है मौलिक अधिकार। इसके बाद है मौलिक अधिकार। अर्थात मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों का एक विशेष अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष अधिकार है। इसकी संख्या 6 है। अर्थात मौलिक अधिकार के संख्या कितनी है? 6 है। 6 पार्टों में इसको बताया गया है मौलिक अधिकारों के। इसके बाद हमारा आता है मौलिक कर्तव्य। अर्थात मौलिक अधिकार का अर्थ ही होता है मौलिक अधिकार। अर्थात जो पिता का संपत्ति है वे मेरा संपत्ति हो गया, वे मेरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कोई भी संपत्ति हो, जैसे पिता का संपत्ति बेटा का संपत्ति कहलाता है। ये हमारा संविधान में लिखित है और संविधान में बताया गया है कि मौलिक अधिकार वही जो पिता की संपत्ति को अपना संपत्ति हो जाता है। इसके बाद होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य का अर्थ होता है कि हमें मौलिक कर्तव्य माने हमारा भी कुछ मौलिक कर्तव्य होता है और उस मौलिक कर्तव्य के पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य अर्थात हम लोग को माता पिता की सेवा करना चाहिए, कर्तव्य है, इसमें बताया गया है। इसके बाद सार्वभौमिक माताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत भारत में 18 वर्ष से अधिक प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता आदि का भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। अर्थात इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म के होके अर्थात उसका उम्र 18 साल हो या 18 साल से अधिक हो तो वे मत देने का अधिकार हो जाते हैं। वे अपने
मत का अर्थात वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं और यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत है, इसीलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी। अर्थात स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो जाता है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक मंच पर 1948 तक इस कदर छा रहे इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। अर्थात उन्होंने इस युग से 1919 से लेकर 1948 तक उन्होंने बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी करमचंद गांधी का जन्म अर्थात मोहनदास चंद्र गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत में उन्होंने गोरों द्वारा किए जाने वाले रंगभेद की नीति का विद्रोह किया। अर्थात उन्हें जब वे दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में गए थे तो वहाँ उन्हें काले गोरे का भेद के बारे में बताया गया। अर्थात उनसे लोग रंगभेद करते थे, तो जिसका उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद वहीं उन्होंने अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। अर्थात वहीं उन्होंने अहिंसात्मक सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसके बाद हो गया नेक्स्ट पॉइंट है 1914 ईस्वी में अर्थात 1914 ईस्वी में भारत लौट आए। 1917 में उन्होंने नील किसानों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन छेड़ा और सफल भी हुआ। अर्थात उन्होंने 1917 में उन्होंने आंदोलन छेड़ा किसानों के विरुद्ध और उस आंदोलन में सफल हुए। और इसके बाद 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया। अर्थात जो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो जनरल डायर के द्वारा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेने का निश्चय किया। इसके बाद हो जाता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की सभी गतिविधियों गांधी जी से प्रभावित रहा। अर्थात उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, जैसे में आपका हो गया खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक की सभी गतिविधियों गांधी जी से प्रभावित हुए। इसके बाद है, इस बीच कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन वह अलग से नहीं हटे। अर्थात उन्हें इस आंदोलन के कारण कितनी बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस राजनीतिक अर्थात भारत को आज़ाद कराने से हटे नहीं, वे डटे रहे। इस तरह से महात्मा गांधी उन्होंने अपना भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया। ये हमारे स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। इस तरह से उन्होंने हमें भारत को आज़ाद दिलाने में अर्थात भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन इससे टच करेगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है,
भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, अर्थात भारत का विभाजन। जैसा कि आप जानते हैं, जब अंग्रेज आए थे तो फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था, जिस कारण हमारा भारत विभाजन हो गया। उनके कारणों का वर्णन करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अंग्रेजों द्वारा भारत नंबर 1 में हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत को कमज़ोर बनाने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण देश में संप्रदायवाद का बीजारोपण हुआ और उसका अंत भारत विभाजन में हुआ। अर्थात जब हमारे देश अंग्रेजों आए थे तो सबसे पहले भारत को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, और जिसके कारण यह नीति काम कर गया। अंततः वे जब भारत को छोड़ते गए तो उन्होंने भारत को 2 भागों में विभक्त कर दिया। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हिंदुओं की समृद्धि एवं प्रभुत्व के कारण कुछ मुस्लिम नेता अलगाव की नीति पर चलते रहे। यही प्रवृत्ति आगे चलकर मुस्लिम सांप्रदायिकता में बदल गई, अर्थात जो लोग मुस्लिम थे वे भी भारत को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि उन्होंने भी इस भारत को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, हिंदू मुस्लिमों के साथ खान पान से परहेज करते थे। इसकी प्रतिक्रिया में मुसलमानों ने भी हिंदुओं से घृणा किया और अपने अलग देश के संबंध में सोचने लगा। अर्थात हिंदू मुस्लिम में दिन प्रतिदिन आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहा। लोग अपने अलग राज्य के बारे में सोचने लगे। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, हिंदू सभा महासभा जैसे सांप्रदायिक पार्टी ने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और अधिक चौका कर दिया, जिसकी परिणति विभाजन हुई। अर्थात उन्होंने इस भारत के विभाजन के लिए उन्होंने अनेक सांप्रदायिक पार्टी की व्यवस्था की, अर्थात पार्टी बनाई और उसमें अधिक चौड़ा कर दिया, जिसकी परिणमित विभाजन हुआ। इस तरह से हमारा भारत देश को इस तरह से हमारे भारत देश को 2 भागों में विभक्त किया गया। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट है, 1942 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की जीत एवं मुस्लिम लीग की हार ने दोनों के बीच की राजनीतिक खाई को और चौड़ा कर दिया। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा दंगों में आग में घी का काम किया। अर्थात अंग्रेजों ने तो हमें भारत को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, उसी तरह आपस में भारत और हिंदुस्तान लड़ते रहे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलता रहा और जिसके कारण 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई तथा दंगों में भी घी का काम कर दिया। अर्थात ये दोनों लड़ते रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, जिससे अंग्रेज़ों के लिए घी का काम किया। इसके बाद है 6ठा पॉइंट है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन तथा लॉर्ड माउंटेबेटन की कुटिल चालों के कारण देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सत्ता के लालच ने भी कांग्रेस के कतिपय नेताओं को विभाजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। अर्थात उन्होंने क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन तथा माउंटबेटन मिशन का कारण उन्हें बंटवारे के लिए अलग अलग करने का महत्वपूर्ण चाल चला। इसके बाद है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सांप्रदायिक दंगों एवं दबाव
के बीच अखंडता की कल्पना करना बेकार था। अंततः वर्तमान परिस्थितियों में विभाजन अपरिहार्य हो गया और इसे स्वीकार करना ही देश के हित में था। इस तरह से हमारा भारत का विभाजन हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यह हमारे भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख इस प्रकार करना है। अगर आप क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसे पॉइंट टू पॉइंट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखने से ज़्यादा नंबर अर्थात पूरा नंबर मिलने की संभावना है और वह सटीक भी होता है, अच्छा भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।